बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी ने, वो बहुत ही शानदार बजट है और इस बजट की पूरे देश ने सराहना की है। और ये बजट सर्वस्पर्शी है। ये गांव, गरीब और किसान और युवा और महिला और बुजुर्गों के लिए समर्पित ये बजट है। और इस बजट से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से बजट को भी बढ़ाकर पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल के अंदर हमारा जो ये बजट होगा वो देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट होगा। और इसके अंदर चाहे आज उज्ज्वला गैस की बात है तो ये आज हमारी बहनों के लिए 1 करोड़ और बहनों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। और वहीं पर एक देश एक राशन कार्ड के तहत पूरे देश के अंदर राशन कार्ड वितरण करने का काम वितरण किए जाएंगे। और साथ ही किसानों के लिए भी एमएसपी को, जिस तरह से एमएसपी के ऊपर खरीद है वो निरंतर जारी रहेगी। और एमएसपी को बढ़ाकर जिस तरह से 1.5 गुना करने का जो किया गया कि उसके अंदर मोदी जी ने जब किया तो उसके बाद में उसको हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एमएसपी के अंदर भी जहाँ यूपीए की सरकार के अंदर गेहूं और धान की जो खरीद होती थी, आज उसकी 3 गुना वृद्धि की गई है, 3 गुना अधिक खरीद होती है। दलहन और तिलहन के अंदर तो ये 40 गुना अधिक खरीद होती है जो यूपीए की सरकार के समय में थी। और कपास के अंदर तो ये लगभग 2500 गुना वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये सारा जो बजट के अंदर, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए ये बजट है। इसके अंदर शिक्षा के अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी विशेष ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य के अंदर भी जो बजट है उसको 137% बढ़ाकर प्रस्तुत किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो बजट है वो सर्वस्पर्शी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश के लिए ये एक शानदार बजट है और जिसको पूरे देश ने सराहना की है। और इस कोविड की महामारी के बीच में जहाँ पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देशों की जहाँ बिगड़ चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये बजट, ऐसा शानदार बजट आया जिसकी देश के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को और अनुराग जी ठाकुर को कि उन्होंने इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जिस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ के लोगों की समय समय पर मांग आती रही है कि यहाँ की जो लंबी दूरी की ट्रेनें हो या हवाई यात्रा की हो, तो उसको लेकर भी कोई आगे बात की जा रही है आपके द्वारा? ऐसा है कि बाड़मेर और जैसलमेर की आपने बात की है तो इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट की बात है तो बहुत जल्दी बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का काम प्रारंभ हो जाएगा और जिससे कि हवाई यात्रा समय पर शुरू हो सके। तो इस दृष्टि से ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई हो चुकी है और आगे इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ट्रेन की बात है तो ट्रेन के अंदर इतने जिस गति के साथ काम चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से मैं मानता हूं कि कुछ ट्रेनें जो आनी थी वो नहीं यहाँ पहुँच पाई। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और जो हमारे क्षेत्र की मुख्य मांग है कि बॉम्बे की एक ट्रेन हो, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी बाड़मेर से बॉम्बे की ट्रेन भी प्रारंभ होगी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस बजट के अंदर और भी कई ऐसे काम हैं जो बाड़मेर जिले के लिए भी और पूरे देश के लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया। सर, देश में पिछले 3 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, कई बार वार्ताएं भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। तो क्या मानते हैं आप, आगामी दिनों में इसका हल निकले? हम पूरे आशावान हैं कि किसान आंदोलन का समाधान बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हम लगातार प्रयासरत हैं और भारत सरकार है वो हमेशा यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गतिरोध दूर हो, क्योंकि ये कानून है वो वास्तव में किसान हित के कानून है। और इसके अंदर जहाँ संशोधन की आवश्यकता है तो उसके लिए भारत सरकार हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाकर उनके कहने के लिए तैयार है कि इसमें कहीं आपको संशोधन करना हो तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि अब इसका समाधान अवश्य निकलेगा। सर, गत दिनों एक आपके द्वारा बयान दिया गया था कि किसानों को अगर ज़मीन जाती है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा, क्या बयान था सर? किसानों के लिए जब ये कानून बनाए गए थे उस समय हमने रात दिन मेहनत की, प्रयास किया कि ये कानून किसान के हित के बने। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और
मैं चाहता था कि किसी तरह से ये किसान के अहित में नहीं हो, इसलिए ये कानून बनाया गया। तो उस समय ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। और उस समय जो कानून बना उसमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखी गई कि कहीं किसान का कोई अहित नहीं हो। लेकिन आज देश में ये बात फैलाई जा रही है या कहीं विपक्ष के द्वारा ये आम व्यक्ति को गुमराह किया जा रहा है कि ये जो किसान है, किसानों के हित के जो कानून बने हैं इसमें ज़मीन चली जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें ज़मीन जाने से संबंधित किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसमें जो किसान अगर एडवांस में पैसा लिया हुआ है और वो अगर सौदे से मना करके और किसी दूसरे व्यापारी को अगर बेच देता अपना उत्पादन, और उसके बावजूद भी एसडीएम उसके खिलाफ रिकवरी नहीं कर सकता। एसडीएम के अंदर इसमें हमने ये प्रावधान किया है कि अगर व्यापारी सौदे से मना करता है तो उसके व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं किसान अपने एग्रीमेंट से मना कर देता है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, और ना ही उसकी ज़मीन कुर्क की जा सकती है, ना ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जब ज़मीन से जाने से संबंधित कोई प्रकार का किसी प्रकार का इसमें प्रावधान भी नहीं रखा गया, और दूसरा ये भी प्रावधान किया गया कि इसके अंदर जो एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा वो सिर्फ फसल का होगा, ज़मीन के संबंध में इसका कोई समझौता नहीं होगा। जब करारी फसल का होगा तो फिर ज़मीन शब्द कहाँ से आ गया? मैं लगातार पिछले 4 महीने से ये सुनता आ रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि देश के अंदर विपक्ष किस तरह से गलत बात को फैला रहा है कि देश के किसान की ज़मीन चली जाएगी। मैं आज भी बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ कि इस कानूनों की वजह से अगर किसान की 1 इंच ज़मीन चली जाए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसान का कभी अहित नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार है निश्चित रूप से किसानों के हित के ये कानून लाई है। किसान को 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, ये हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए हमने कृषि का बजट इतना बढ़ाया है। आज कांग्रेस के समय में जितना बजट होता था उसका आज 8 गुना अधिक बजट को प्रावधान किया गया है। तो ये और किसान के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के डायरेक्ट खाते में पैसे डालने का काम किया गया है। आज पहले कभी कोई सरकार ने किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर कभी 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि के तौर पर हर 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार रुपये किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। बाकी 60 साल जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने इस देश के अंदर, उन्होंने कभी किसान के हित की कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन आज वही लोग जो पहले कहते थे कि हम आएंगे तो ये कृषि के कानून लाएंगे, हम किसानों से उन्होंने वादे किए थे कि हम किसान को आज़ादी दिलाएंगे हम, लेकिन आज वही लोग विरोध करके और किसान के कंधे पर बंदूक रख कर निशाना साधना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। मैं आज भी कहता हूं कि इस कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ज़मीन से जाना से संबंधित कोई शब्द हो। ये सिर्फ गलत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और मेरे देश के किसानों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें जो हम सबको भ्रमित करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा होने के नाते मैं ये कह सकता हूं इस कानून के अंदर कोई ऐसा नहीं शब्द है जिससे किसान को अहित हो। राहुल गांधी जी पहले तो अपने खुद के भाषण सुने जो वो संसद के अंदर बोले, और उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषणों के अंदर कि देश के किसान को अपने उत्पादन को बेचने की आज़ादी क्यों नहीं है, अपनी मंडी से बाहर क्यों नहीं बेच सकता, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बड़े जोर से शब्दों से राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी बोले और आम पब्लिक के अंदर भी बोले थे। और अपने घोषणा पत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आने वाले समय में ये APMC का एक्ट जो कृषि के ये 3 कानून है, ये कानून हम लाएंगे। लेकिन वो ला नहीं पाए। उनकी सरकार के समय में भी प्रयास थे, ला नहीं पाए। और अभी भी घोषणा के अंदर उनका ये शब्द था
कि हम घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में कृषि के नए रिफॉर्म के तहत ये करेंगे, लेकिन हम जब करते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है। और जैसा कि आपने देखा होगा सीए के कानून के अंदर भी यही हुआ, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सीए के कानून के अंदर क्या था, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है उनको हिंदुस्तान में नागरिकता देने का विषय था, और ये पहले से ही होता आया है। पहले भी जो हिंदुस्तान में आते थे उनको नागरिकता मिलती थी, लेकिन हमने जब किया तो उनको तकलीफ। विपक्ष को तो हर उस काम का विरोध करना है जो नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम करते जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी बढ़ चढ़कर उसकी शुरुआत करते हैं। चाहे अगर धारा 370 हटी तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया, सीए का कानून आया तो विरोध किया, और अब कृषि के कानून आए तो उसका विरोध किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी पहले किसान कृषि को समझे और उसके बाद में किसानों की बात करे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो इस देश के अंदर जो किसानों का इतना अच्छा रिफॉर्म अब आया है, इसका विरोध करके मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये किसानों के उस आंदोलन के अंदर मैं कह सकता हूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाकी किसान के हित की योजना जो बनी वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में किसान क्रेडिट कार्ड और केसीसी प्रारंभ हुई, और फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ये नए रिफॉर्म आए। बाकी कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की, और उस राजनीति के अंदर मैं सोचता हूँ इस समय राहुल गांधी जी को वो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं। देश के अंदर कोने के अंदर आकर बैठे, देश ने इनको नकार दिया है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये आंदोलन है, इसके अंदर अगर कहीं पर भी किसी को कानूनों में अगर शंका है तो उसके लिए समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है। आइए बैठें, आपको कहीं अगर लगता है कि इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है तो करेंगे, लेकिन रिपील करने की बात है तो आज तो ये कानून कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो, कल कहेंगे धारा 370 है उसको वापस करो, फिर इस तरह से तो कहेंगे 302 से मर्डर केस है उसको भी हटा दो। तो कानून बनाने का काम है, तो संसद के अंदर जो कानून पास हुए हैं उसमें अगर कहीं किसी का अहित होता है तो निश्चित रूप से भारत सरकार तैयार है, और आइए बैठकर इसका समाधान करेंगे।